एक महिला कांस्टेबल की गवाही ने तमिलनाडु के 9 पुलिस वालों को मौत की सजा दिलवा दी। जब कोई भी पुलिस के खिलाफ बोलने से डर रहा था, तब उन्होंने अदालत से कहा, सर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ये कहानी है तत्कालीन हेड कांस्टेबल एस रेवती की बहादुरी और उनकी गवाही की, जिन्होंने धमकियों और सिस्टम के दबाव की परवाह किए बगैर तमिलनाडु के 9 पुलिसकर्मियों को सजाए मौत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। केस 2020 का है, लेकिन फैसला आया है हाल ही में 7 अप्रैल 2026 को। वही डबल मर्डर केस जो एक पिता और पुत्र की मौत से जुड़ा था। पिता पुत्र को पुलिस कस्टडी में लेकर इतनी यातनाएं दी गईं, इतना टॉर्चर किया गया कि आखिर में दोनों की मौत हो गई। पुलिस वालों ने उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा था कि खून के बहाव तक को काबू में लाना नामुमकिन हो गया। इसी केस में अब तमिलनाडु के 9 पुलिस वाले दोषी ठहराए गए हैं और उन्हें ही मौत की सजा दी गई है। मगर केस अपने इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता अगर पुलिस की जूनियर ऑफिशियल एस रेवती हिम्मत नहीं दिखाती। रेवती उस वक्त तूतुकुड़ी जिले के पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर थीं, जब पुलिसकर्मियों ने पी जयराज और उनके बेटे जे वेनिक्स पर बर्बरता की हदें पार कर दी। दोनों को 2020 में कोविड लॉकडाउन के नियम तोड़ने का हवाला देकर हिरासत में लिया गया था। हालांकि बाद में सीबीआई जांच में पता चलता है कि जयराज और बेनिक्स ने ऐसे कोई नियम तोड़े ही नहीं थे। ये लड़ाई तो असल में पुलिस की अकड़ और गुमान की थी। मगर पुलिसकर्मियों में से ही एक हेड कांस्टेबल रेवती इस केस में अप्रूवर बन गई, यानी वो सरकारी गवाह जो आरोपी या अंदरूनी व्यक्ति होते हैं, मगर न्याय के लिए कोर्ट में अन्य आरोपियों के खिलाफ गवाही देते हैं। इसके बाद रेवती ने मजिस्ट्रेट के सामने पूरी घटना पर अपना बयान दर्ज कराया, वो भी तब जब उन्हें अपनी खुद की सुरक्षा और अपने परिवार की सेफ्टी या अपनी नौकरी को लेकर कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि केस के आरोपी उनसे सीनियर और प्रभावशाली पुलिस अधिकारी थे, जबकि रेवती एक जूनियर कांस्टेबल थीं, हेड कांस्टेबल। फिर भी वो अपने फैसले पर अडिग रहीं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट एमएस भरती दासन जांच के लिए पहुंचे तो रेवती ने उनसे कहा, सर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, हर एक चीज बारीकी से, वो सच्चाई जो छुपाई जा रही है। लेकिन मैं 2 छोटी बच्चियों की मां हूं। क्या आप मेरे बच्चों और मेरी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? यही बात एक पत्रकार ने भी दोहराई, जिसका खुद का नाम भी रेवती ही है। फिर मजिस्ट्रेट के सामने रेवती ने एक के बाद एक मिनट दर मिनट उस रात की पूरी घटना बताई। उन्होंने बताया कि कैसे जयराज और बेनिक्स को लगातार पीटा गया, उन्हें कई चोटें आईं और बाद में उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। कुछ ही दिनों में दोनों की मौत हो गई। रेवती ने बिना किसी डर के सीसीटीवी फुटेजेस में दिख रहे दोषी पुलिस वालों की पहचान की, जिससे ये साबित करने में मदद मिली कि वो घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे। एक ऐसी चीज जो किसी भी जुर्म में जिम्मेदारी तय करने के लिए बेहद जरूरी होता है। रेवती की गवाही के मुताबिक उस रात पुलिस वालों के हाथों में जो भी हाथ लगता, वो उसी से पिता पुत्र को बुरी तरह पीट रहे थे। यहां तक कि उन लोगों ने बूट से बेनिक्स और जयराज के प्राइवेट पार्ट्स पर भी हमला किया। इस तरह पीटते हुए वो बीच बीच में अगर रुकते भी तो शराब पीने के लिए। एस रेवती मजिस्ट्रेट को बताती है, मैं रात के करीब 8:50 पर थाने पहुंची। उस समय अंदर से किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज आ रही थी। वो कह रहा था, अम्मा, दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो, गलती हो गई। इसी के बीच हल्की आवाज में सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो चिल्ला रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थाने में हंगामा करने की? क्या खुद को कोई बड़ा आदमी समझते हो? इसके बाद रेवती ने जो बताया वो सुनकर रूह कांप जाती है। उन्होंने कहा, जब मैं पहुंची तब वो लोग उसे बुरी तरह पीट रहे थे और उसका शरीर खून से लथपथ था। कुछ देर बाद जब पिटाई खत्म हुई तो इंस्पेक्टर ने उसी घायल शख्स से फर्श पर गिरे उसके खुद के खून को साफ करवाया। जब ये दोनों शख्स जयराज और बेनिक्स इस पुलिस टॉर्चर को सहते सहते आधे बेहोश हो गए, तब रेवती ने जयराज से पूछा कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। उन्होंने कॉफी देने की कोशिश भी की, लेकिन दोषी पुलिस वालों ने तुरंत उस कॉफी को छीनकर फेंक दिया। रेवती बताती है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब बेनिक्स और जयराज के पूरे कपड़े तक उतार दिए गए। इसके बाद इसी हालत में उनके हाथ बांध दिए गए। जैसे ही पुलिस वालों ने ये किया तो रेवती कमरे से बाहर चली गई। वो बर्बरता का ये नज़ारा नहीं देख पा रही थी, लेकिन यहां तक उन्होंने जो कुछ भी देखा वो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बता दिया। उन्हें डराया, धमकाया गया। हॉल इतना तनावपूर्ण था कि मजिस्ट्रेट को उनका बयान दर्ज करने के लिए इंक्वायरी रूम के बाहर गार्ड तैनात करने पड़े। फिर भी थाने के बाहर पुलिस के लोग इकट्ठा हो गए, तरह तरह के कमेंट कर रहे थे और इस प्रक्रिया को रोकने या बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। डर का माहौल इतना ज्यादा हो गया कि रेवती शुरू में अपने बयान पर साइन करने में भी घबराने लगी, जिसके लिए उन्हें सुरक्षा का यकीन दिलाना पड़ा। इसे लेकर जस्टिस भरतीदासन अपनी जांच रिपोर्ट में लिखते हैं, लंबे समय तक समझाने और सुरक्षा का भरोसा दिए जाने के बाद ही उन्होंने यानी रेवती ने अपने बयान पर साइन की, क्योंकि माहौल अनुकूल नहीं था। पूरा थाना परिसर पुलिस से घिरा हुआ था। वो अपने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिसकर्मी कोर्ट के स्टाफ को भी धमका रहे थे और डराने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन आखिरकार अपने साथी पुलिसकर्मियों की धमकियों के बावजूद रेवती, जो उस वक्त करीब 37 साल की थीं, उन्होंने सच्चाई का रास्ता चुना। ये मामूली कदम नहीं था, क्योंकि पुलिस फोर्स के अंदर शायद ही कभी कोई अधिकारी अपने ही सहकर्मियों के खिलाफ गवाही देता है। वैसे तो केस की शुरुआती दौर में रेवती की गवाही को काफी सपोर्ट मिला, मगर वो खुद काफी डरी हुई थीं। 2020 में द न्यूज मिनट से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मुझे मेरे सीनियर अधिकारी हरास करें। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया। रेवती और उनके पति की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस कांस्टेबल तैनात किए गए। 2020 की एक सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उन्हें कॉल किया और कुछ मिनट तक उनसे बात की। तभी उन्होंने रेवती को सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। यही सुरक्षा और भरोसा आज एक इतने क्रूशियल केस में इतने अहम साबित हुए और भारत में 9 पुलिसकर्मियों को कस्टोडियल डेथ केस में सजाए मौत दी गई।